नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। साथियों, आज की अपनी जो क्लास है वो L1 की ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की क्लास है। जैसे कि अपने पिछले जो क्लास डाली थी, आपकी ओर से बहुत सारा ढेर सारा प्यार सम्मान स्नेह मिला था। बहुत सारे बच्चों के व्यूज भी आए थे, कमेंट भी आए थे। बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि सर इसका पार्ट 2 भी निकालिएगा। पार्ट 2 क्लास हमने आज निकाली है, जिसमें कक्षा पहली से लेकर के 5 तक का जितना भी जो ईवीएस का सार संग्रह हमने और ऐड किया। हालांकि हमने पहली क्लास डाल दी है, जो बच्चे नए हैं वो पिछली क्लास जरूर देखेगा, क्योंकि इस क्लास से बेस्ट क्लास पिछली वाली भी है और उससे भी बेस्ट ये भी है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों क्लासों को इकट्ठा करते हुए इनके जितने जो क्वेश्चन बनेंगे, मोस्टली 50 क्वेश्चन आपको करवा देंगे एग्जाम से 10 दिन पहले और है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ईवीएस क्लास की। और जो साथी हैं नए हैं, लाइक कर दीजिए, क्लास कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात और, अपनी जो ऐप है, इस ऐप के ऊपर L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 15 जो टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट फुल लेंथ सिलेबस के ऊपर आधारित है। इसके अलावा आपको ईवीएस के टॉपिक वाइज है, जैसे कि सौर मंडल का आ जाएगा है, पर्यावरण के बारे में भी है, जितनी भी जो जानकारी के टॉपिक के अंदर मिलेगी, प्रतीक चिन्ह वगैरह भी है। हर एक टॉपिक के आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे। ईवीएस के भी है, कंप्लीट मेगा टेस्ट के भी है, और राजस्थान की जो भाषा बोली जो नया टॉपिक जोड़ा है उसके क्वेश्चन भी है। NEP नई शिक्षा नीति है, उसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो वो आपको लिंक यहाँ पे इसी क्लास के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली क्लास की। पहली जो PPT है, पहली जो PDF है उसकी। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे विश्व जो धरोहर स्थल है उनको लेकर के। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर विरासत स्थान के रूप में जाना जाता है। ऐसी चीजें जो यूनेस्को की ओर से अपने आप में हेरिटेज है, विरासत है, अनूठी है, दुर्लभ है, उनको यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के रूप में जगह दी जाती है। और वर्तमान में कुल इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 43 है। अगस्त 2024 तक बात करेंगे, इनकी संख्या कितनी है, 43 है। भारत की बात करें, भारत में 35 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल एवं एक क्या है, मिश्रित स्थल है, जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क के रूप में है। हम बात करेंगे 43वां जो स्थल है वो मोइदुम, असम के अहोम राजवंश की नवीनतम है ये, और ये आत्मा का घर इसको कहा जाता है। ये जो टिल्ला है, दफनाने की व्यवस्था है। तो भारत का 43वां, भारत का 43वां जो नवीनतम यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो मोइदुम है, वो कहां पर है, असम में है। तो पूछा जाए नवीनतम है तो ये क्रम की दृष्टि से कौन सा है, ये 43वां है, और ये कहां पे है, तो असम के अंदर है। और आगे नेक्स्ट है 42वां है, वो कौन सा, होयसल के पवित्र मंदिर समूह है, वो कहां पर है, कर्नाटका के अंदर है। तो 42वां कौन सा आ जाएगा, कर्नाटका का है। 43वां कौन सा, मोइदुम, असम का है। और विश्व जो धरोहर दिवस है, विश्व जो विरासत दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है 18 अप्रैल को है। 18 अप्रैल को हेरिटेज डे के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद भारत के प्राकृतिक जो स्थल हैं, भारत के प्राकृतिक जो स्थल हैं उनका जिक्र करें तो कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहां पर है, असम के अंदर है। और मानस जंगली उद्यान, ये कहां पर है, असम के अंदर है। नेक्स्ट केवलादेव, ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कहां पे, राजस्थान में है। और इसको शामिल कब किया गया, 1985 के अंदर है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, पश्चिम बंगाल के अंदर आ जाएगा। नंदा देवी कहां पे, उत्तराखंड के अंदर है। और पश्चिमी घाट है कहां पे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के अंदर है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहां पे, हिमाचल प्रदेश में है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 51 के और भाग 6 के तहत अपनी संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना है और इसे संरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है। हमारी जितनी भी जो अनूठी जो हमारी विरासतें हैं उनका संरक्षण करना है और उनको अक्षुण्ण बनाए रखना है। हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट है विश्व धरोहर सूची के अंदर राजस्थान की क्या पहल है, राजस्थान के कौन कौन से स्थल इसमें शामिल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए तो प्राकृतिक स्थल के रूप में हमने पीछे जिक्र कर लिया, वह कौन सा है, केवलादेव है। केवलादेव कहां पर है, भरतपुर के अंदर है, और ये 1985 में शामिल हुआ था। और बात करेंगे, ये पक्षियों के लिए फेमस है, इसे पक्षियों का संरक्षण स्थल भी कहा जाता है।
आगे चलते हैं। सांस्कृतिक स्थल के रूप में क्या है, जंतर मंतर, वो कहां पे, जयपुर में है। इसको शामिल कब किया गया, 2010 में शामिल किया गया। और राजस्थान के 6 दुर्ग जो इकट्ठे शामिल हुए थे 2013 में, इकट्ठे शामिल हुए थे। सिंपल सी ट्रिक है, चिक्कू गाजर आम, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन झालावाड़ में है, जय से जैसलमेर है, और रै से रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है, और आ से कौन सा आ जाएगा, आमेर जयपुर के अंदर है। तो हमारे 6 दुर्ग शामिल हुए थे। और इसके बाद बात करते हैं जयपुर परकोटे को, जयपुर शहर का जो परकोटा है इसको शामिल कब किया गया, 2019 में शामिल किया गया है, जयपुर शहर के परकोटे को है। और इसके बाद में, इसके अलावा हम बात करेंगे तो और भी महत्वपूर्ण है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची। यह प्रश्न भी रीट में 15 में प्रश्न पूछा गया था। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है। इस सूची के अंदर वर्ष 2010 में राजस्थान के कौन से नृत्य को शामिल किया गया, तो राजस्थान का नृत्य कौन सा है, कालबेलिया नृत्य है। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद में पर्वतारोहण टॉपिक है। पिछली बार पर्वतारोहण से प्रश्न भी साथियों पूछे गए थे, तो अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके। तो रीट पात्रता परीक्षा में नवीनतम पाठ्यक्रम 2022 में जो टॉपिक जुड़ा गया था RSCERT के द्वारा, पाठ्य पुस्तक, ये कौन सी क्लास में शामिल है, कक्षा 5वीं के अंदर है। तो क्लास 5वीं के अंदर ये टॉपिक है, जो 2022 का जो पाठ्यक्रम आया था उसमें अलग से ऐड किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न भी पिछली बार पूछे गए हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले, पर्वतारोहण में कौन कौन सी चीजें वस्तुएं काम आती है, जो पर्वतारोही ऊपर उड़ान भरते हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो उनके काम आती है। तो नायलॉन की मजबूत रस्सी, नायलॉन की मजबूत रस्सी आ जाएगी। कील व जूते चढ़ने के लिए आइस ग्लास और हेलमेट है। मजबूत नायलॉन बेल्ट है। स्लिंग हुक आ जाएगा। कुल्हाड़ी बर्फ काटने का हेरू है। और फावड़ा, गेंती, फावड़ा या फिर गेंती आ जाएगी। सीढ़ियां, चाकू, दूरबीन, आइस स्केट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेंट या लट्ठे जहां पे टेंट लगाने के लिए, रुकने के लिए, थर्मस है, थर्मस, टॉर्च, दस्ताने, विंड चीटर यानी कि जैकेट आ जाएगी। ये चीजें हैं जो काम आती है। और पर्वतारोहण में चढ़ाई करते हैं तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले, दुर्गम खतरनाक रास्ते हैं, रास्ते दुर्गम है, उनमें दरारें भी है। ऊंचाई पर शून्य से नीचे का टेम्परेचर भी है। बर्फ चट्टानों का संकलन हो जाता है। बर्फीली दरारों में गिरने लग जाती है। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वायुदाब की जो कमी रहती है। सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव खराब हो जाना है। ऊंचाई पर सौर विकिरण का बढ़ना, जिससे धूप में झुलसने का खतरा भी रहता है। बर्फीली परिवेश में विकिरणों का सर्वाधिक परावर्तन होता है, जिससे अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है। तो यह भी बहुत कारण है इसके अंदर परेशानियों में। ज्वालामुखी पर्वतों के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार का खतरा भी रहता है, वहां पे ये भी महत्वपूर्ण कारण के तौर पे आ जाता है। जैसे एंडीज पर्वतमाला में तो प्रश्न आ सकता है कि पर्वतारोहण के दौरान ज्वालामुखी के उद्गार आने का जो खतरा रहता है कहां पर है, तो एंडीज पर्वतमाला के अंदर है। चट्टानें गिरने भी लगती है, ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, विकिरणों का प्रभाव भी रहता है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर है जो पर्वतारोहण में जब चढ़ाई करते हैं तो वहां पर समस्या अपने आप में उत्पन्न करते हैं। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, हम आगे चर्चा करेंगे, वो क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। और आगे इसके बाद में है भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही कौन कौन सी है। तो सबसे बड़ा जो नाम आता है वह है बछेंद्री पाल, जो कहां से हैं साथियों, उत्तराखंड से हैं। बछेंद्री पाल जी का साथियों जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 मई 1954 को। 1982 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से इन्होंने ट्रेनिंग ली। और 23 मई 1984, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 23 मई 1984 को एवरेस्ट के ऊपर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो एवरेस्ट के ऊपर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल। 23 मई 1984 को। वह दुनिया की क्रम से पूछा जाए तो दुनिया की कौन सी है, 5वीं महिला। पद्म व अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट, नंबर 2 में है अरुणिमा सिन्हा।
अरुणिमा सिन्हा का संबंध साथियों कहां से है? और ये हैं उत्तर प्रदेश से हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात करते हैं इनके बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इनके बारे में क्या कहा है कि अरुणिमा एक अत्यंत साहसी लड़की है और इनकी प्रेरणादायी जो जीवनी है विद्यार्थियों को अवश्य ही पढ़नी चाहिए। फिर इसके बारे में बात करते हैं रतन जी टाटा। वो क्या कहते हैं, जिन परिस्थितियों में कोई भी हार माना जाता है उनमें अरुणिमा ने दृढ़ निश्चय और वीरता का परिचय भी दिया है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन जी टाटा। और हम बात करते हैं आगे, 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से नीचे फेंकने के कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना सुनिए साथियों इनके बारे में। जीवन में न जाने कितनी परेशानियां भी आई, जैसे कि 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से नीचे फेंक दिया गया, जिसके कारण इनके पैर कट गए थे और ये अपंग हो गई थी। और 21 मई 2013 में माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह करने वाली वर्ल्ड की पहली दिव्यांग महिला है। हम सोच सकते हैं, आप सोच सकते हो, माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह किया है 2013 के अंदर है, पैर कट गए, उसके बावजूद भी दृढ़ निश्चयता, साहस था, कुछ करने की मन में जिज्ञासा थी, कुछ जज्बा था, उसके बावजूद इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। परेशानियां इंसान के लाइफ में आती है, हर एक व्यक्ति में है, हर एक व्यक्ति के अपने अपने पर्सनल हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन हमको उनसे आगे निकलना है। ईश्वर आजमाता है और उसी को आजमाता है जो वास्तविक इसके काबिल हो, भगवान इस परीक्षा को पास करने वाला हो। तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर, इसके बाद मुख्य परीक्षा के अंदर है, आपकी भी एक प्रकार से बहुत बड़ी धैर्य की परीक्षा भी होगी, जिसमें आपको अपने साहस का परिचय देना है, अपने धैर्य का परिचय देना है, और उसके बलबूते हम अवश्य ही इस युद्ध को विश्व युद्ध कह सकते हैं, उसको हम जीत लेंगे। तो आगे चलते हैं। 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। आगे देखो भाई, नेक्स्ट अंशु जमसेप्पा, इनका संबंध कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से है अंशु जमसेप्पा। सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली महिला है। 5 दिनों में एवरेस्ट को 2 बार, 5 दिनों में एवरेस्ट के ऊपर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला है। देखो, 5 दिन में एवरेस्ट के ऊपर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला है। पहली बार 2011 में एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया। नेक्स्ट मलावथा पूर्णा, जिनका संबंध कहां से है? तेलंगाना से हैं। 25 मई 2014 को मात्र 13 वर्ष 11 माह की उम्र में, 13 साल 11 महीने की उम्र में एवरेस्ट के ऊपर फतेह करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है वो कौन बनी है? मलावथा पूर्णा बनी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी को फतेह किया। तो प्रश्न आ सकता है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली, सबसे कम उम्र में फतेह करने वाली मलावथा पूर्णा का संबंध कहां से है? तेलंगाना से है। और मात्र 13 वर्ष 11 माह की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। और अब आगे बात करते हैं तासी और नुंगसी मलिक, जो कहां से साथियों? हरियाणा राज्य से हैं। और ये दोनों 21 वर्ष की आयु में, नाम है तासी और नुंगसी, हरियाणा स्टेट से हैं। ये दोनों 21 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली जुड़वा बहनें हैं। ये दुनिया के सभी 7 शिखर पर चढ़ने वाली भारतीय महिलाएं हैं। तो ये प्रश्न अपने आप में खास है। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी को पार करने वाली मलावथा है, उसी प्रकार से दुनिया की सारी 7 जो टॉपेस्ट शिखर है उनको फतेह करने वाली जो भारतीय जुड़वा महिलाएं हैं वो कौन है? तासी और नुंगसी मलिक हैं। नेक्स्ट प्रेमलता अग्रवाल, जिनका संबंध कहां से है? झारखंड से हैं। प्रेमलता अग्रवाल जी का संबंध कहां से है? झारखंड से हैं। और इनका बड़ा प्रश्न है वो क्या कि 20 मई 2011 को 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। तो सबसे कम एज में है मलावथा, सबसे अधिक एज के अंदर है तो प्रेमलता अग्रवाल जी, वो 13 साल में थी। तो इनकी जो एज पड़ेंगे वो कितनी? 48 साल की एज के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। दुनिया की सभी 7 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला है। और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकनले को फतेह किया प्रथम भारतीय महिला किसने? निवेदिता चौधरी ने, जिनका संबंध कहां से है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू से हैं। राजस्थान की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया 2011 में। सुनिए प्रश्न, बात करेंगे निवेदिता चौधरी के बारे में।
निवेदिता चौधरी का बड़ा प्रश्न ये है कि इन्होंने राजस्थान की पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो ये राजस्थान के संदर्भ में है, राजस्थान की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया तो वो है निवेदिता चौधरी, जिनका संबंध कहां से है, मुकुंदगढ़ झुंझुनू से है। और अब आगे बात करेंगे, सुषमा कौशिक का संबंध कहां से है, हरियाणा से है। 2011 में पति विकास कौशिक के साथ माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतेह किया था। सबसे कम उम्र की दंपति का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम से है। दंपति के तौर पे सबसे कम उम्र मलाथा 13 साल की उम्र में है, सबसे अधिक उम्र के अंदर है तो अपने प्रेमलता अग्रवाल का 48 साल की एज में पड़ा है। और संतोष यादव का संबंध कहां से, हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा से है। 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला है। और इसके अलावा वे कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी थी है। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिएगा, प्रेमलता के बारे में है, मलाथे जी के बारे में है, निवेदिता चौधरी जो कहां से है राजस्थान के बारे में भी है। लेकिन मेन जो यहां पढ़ेंगे तो मलाथा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेमलता का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और निवेदिता चौधरी का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इनके नाम देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न आने की प्रायोरिटी रहेगी एग्जाम के अंदर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसके बाद में है अब राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जो डिक्लेयर हुए थे, राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है, राज्य पशु है, राज्य पक्षी है। तो इनकी ओर से सरकार की ओर से जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया था उनकी अब ये गवर्नमेंट का ऑफिशियली है भाई, तो देख लीजिएगा राजस्थान सरकार का है और दिनांक 21 मई 1982 की अधिसूचना है जिसके बारे में राज्यपाल ये घोषित करते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्राइटोसिस नाइग्रोसेप्स राजस्थान का राज्य पक्षी होगा। उक्त पक्षी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन पूर्णतः संरक्षित है। तो यह सरकार की ओर से अनाउंसमेंट हुआ था, दिनांक कब, 21 मई 1982 को है, 21 मई 1982 को है। इसी प्रकार हम बात करते हैं सरकार की ओर से, राज्यपाल की ओर से हम बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण आता है कि राज्यपाल महोदय सहर्ष यह घोषित करते हैं कि रोहिड़ा टिक्कोमेला एंडुलेटा राजस्थान का राज्य फूल होगा। तो यह घोषणा कब करते हैं, तो ये बात करेंगे 31/10/1983 की बात है, 31/10/1983 की है। 31/10/1983 को सरकार की ओर से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि रोहिड़ा राजस्थान का क्या है, राज्य फूल होगा, पुष्प होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो इसकी भी जो डेट सरकार की ओर से फाइनली कब आती है, 31/10/1983 की आती है कि राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है तो वह कौन सा है, खेजड़ी है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और 1983 में सरकार फिर अनाउंसमेंट यहां पे करते हैं कि राज्यपाल महोदय करते हैं कि चिंकारा को सहर्ष राजस्थान का राज्य पशु घोषित करते हैं, यह 1983 के अंदर है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सबसे पहले राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में। देखो अलग अलग तारीखें मिलती है, बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर इसको 1981 में था, 83 में था। तो हम यहाँ पे देखो साथियों वही बता रहे हैं जो सरकार की ओर से ऑब्वियसली नोटिफिकेशन जारी किया गया था उनका जिक्र है। भले ही किताबों में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हस्ताक्षर है राजस्व डिपार्टमेंट, राज्यपाल की ओर से यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो वो आपको सामने यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये है, बाकी किताबों में कुछ भी हो सकता है। अब देखो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के तौर पे राज्य पुष्प है तो वह कौन सा, रोहिड़ा। रोहिड़ा का जो फूल है टिक्कोमेला अंडुलेटा, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, टिक्कोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला था, 31 अक्टूबर 1983 को इसको दर्जा दिया गया। और इसे राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ का टीक भी कहते हैं, जोधपुर के अंदर है। इसको मरुसोबा भी कहते हैं, 3 नाम है रोहिड़े के। राजस्थान का सागवान कहते हैं, मारवाड़ का टीक कहते हैं, मरुसोबा भी कहते हैं। और बात करेंगे रोहिड़े के जो फूल खिलते हैं तो पुष्प है वो कौन से महीने में खिलते हैं, मार्च और अप्रैल में खिलते हैं। इसके जो फूल खिलते हैं वो मार्च अप्रैल के महीने में रोहिड़े के फूल खिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे, राजस्थान का राज्य वृक्ष है तो वह कौन सा, खेजड़ी है राजस्थान का राज्य वृक्ष है।
जिसका वानस्पतिक नाम है क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसको दर्जा कब मिला, 31 अक्टूबर 1983 को दर्जा दिया गया। इसे थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, सम्मी भी कहते हैं, हरियाणा में और शेखावाटी क्षेत्र में पंजाबी भाषा में इसको जांटी भी कहते हैं। इसे राजस्थान का गौरव, राजस्थान के गौरव के बात हम कहेंगे तो साथियों दो बातें आएगी। राजस्थान का गौरव कहते हैं बाजरा को, राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। लेकिन ये जो खेजड़ी है ना, इस खेजड़ी को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव। ध्यान दे लेना, रेगिस्तान का जो गौरव है वो खेजड़ी को कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं बाजरा को कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसको तमिल भाषा में पेमे कहते हैं, कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहते हैं, सिंधी भाषा में छोकड़ा भी कहते हैं। और खेजड़ी के जो वृक्ष हैं ज्यादा राजस्थान के कौन से जिले में है, तो नागौर जिले के अंदर है। और कौन से क्षेत्र के अंदर खेजड़ी के वृक्ष ज्यादा है, तो क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आ जाएगा है। खेजड़ी के पेड़ की पूजा कब की जाती है, दशहरे पे करते हैं। और दशहरे पर कौन से पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, तो लीलटास के हैं। दशहरे का जो मेला है राजस्थान में वो कहाँ का फेमस है, तो कोटा जिले का फेमस है। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य जो पक्षी है तो वह कौन सा है, गोडावण है, गोडावण है। और बात करेंगे इसका जो क्राइटोपिस नाइग्रोसेप्स है, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। अब बात करेंगे इसको दर्जा कब मिला, 1981 में इसको दर्जा दिया गया था भाई। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, सोन चिड़ी भी कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं, सोरसन 12 हाड़ौती में इसको माल मोरडी भी कहते हैं, और शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, हुकना भी कहा जाता है, गुरियन भी कहते हैं, गुरियन भी कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर ये जो गोडावण है कौन से जिले का शुभंकर है, तो कौन से जिले का शुभंकर है, जैसलमेर जिले का शुभंकर है। जैसलमेर में ज्यादा पाया जाता है। वर्तमान में राजस्थान के 3 क्षेत्रों में ज्यादा देखा जाता है। एक तो मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, एक सोरसन 12 में, एक सांकलियागाम अजमेर में। इन तीनों जगह में पक्षी यह पाया जाता है, बाकी जगह पे विलुप्त हो चुका है। और 2014 में गोडावण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो गोडावण संरक्षण जो अधिनियम है यह कब पारित किया गया, 2014 में पारित किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वह कौन सा, घूमर है। राज्य नृत्य घूमर है जो कि भीलों का पारंपरिक नृत्य है। और भील की बात करेंगे तो राजस्थान की ये क्या है, सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे पुरानी जनजाति कौन सी, भील है। और भील ज्यादा कहाँ रहते हैं, उदयपुर में रहते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा नृत्य जो व्याकरण के नियमों पे किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो वह कौन सा, कथक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। और कथक नृत्य के जो प्रवर्तक हैं तो वह कौन माने जाते हैं, भानुजी महाराज है। अन्य कलाकार की बात करेंगे तो वह कौन है, बिरजू महाराज है और प्रेरणा श्री माली है। अन्य कलाकारों में प्रेरणा श्री माली है, बिरजू महाराज है, उदय शंकर हैं, ये इसी के कलाकार माने जाते हैं। लेकिन प्रवर्तक हैं तो वह कौन है, श्री भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे चलिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य जो पशु है वह कौन सा है, चिंकारा है। और चिंकारा का जो नाम है वह है क्या है, गजेला, गजेला है। और ये वन्य जीव की श्रेणी में राज्य पशु है, पशुधन में नहीं है, वन्य जीवों के अंदर है। इसको दर्जा कब मिला, 22 मई 1981 को, 22 मई 1981 को इसको दर्जा दिया गया था। जो कौन सी प्रजाति का है, तो यह एंटीलोप प्रजाति का है। प्रजाति कौन सी है, एंटीलोप प्रजाति की है। और इसे छोटा हिरण भी कहा जाता है। राजस्थान में चिंकारों के लिए फेमस अभयारण्य कौन सा है, तो वह कौन सा है, नाहरगढ़ अभयारण्य है। अभी हाल ही में नाहरगढ़ अभयारण्य में कौन सी सफारी शुरू की गई है, तो टाइगर सफारी शुरू की गई है, नाहरगढ़ अभयारण्य के अंदर है। जबकि राजस्थान का पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है, तो वह कौन सा है, ऊंट है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस डोमेरियम है। तो इसका ये वैज्ञानिक नाम ऊंट का है। जबकि गजेला, गजेला किसका है, तो चिंकारा का है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। देखिए जरा,
ऊंट को राज्य पशुधन का दर्जा मिला था 30 जून 2014 को है। और फाइनली जो नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो वह कब हुआ था, 19 सितंबर 2014 को है। 19 सितंबर 2014 को फाइनली इसका अधिसूचना जारी हो गई थी। और ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1984 को है। न केवल यहाँ पे ऊंट का है बल्कि यहाँ पे असव अनुसंधान केंद्र भी है और यहीं के वंशज है वो तैयार किए जा रहे हैं, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊंट पालक जाति है रेबारी और रायका। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने वाले कौन थे, पाबूजी थे। पाबूजी को ऊंटों के देवता भी कहते हैं। ऊंटों की देवी कौन सी है, अंता देवी है। सर्वाधिक ऊंट कहां पे है, बाड़मेर में है। और राजस्थान का एक व्यक्ति जिसे कैमल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं तो वह कौन है, अशोक टांक, जो कहां से हैं, पुष्कर अजमेर से हैं, जिन्हें कैमल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ऊंटों के ऊपर जो काम किया जाता है, डिजाइनिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश। अब देखिए भाई इसके बारे में, यह गीत सबसे पहले किसने गाया, मांगी बाई ने। सबसे पहले मांगी बाई ने गाया था। मांगी बाई कहां से है, उदयपुर से। लेकिन यह गीत विदेशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले किसने गाया, अल्लाह जिला बाई ने। और अल्लाह जिला बाई का संबंध कहां से, बीकानेर से है। केसरिया बालम पधारो मारे देश सबसे पहले मांगी बाई उदयपुर वाली ने गाया था। लेकिन विदेशों में मास्को रूस में 1929 में मरु कोकिला अल्लाह जिला बाई ने गाया। लेकिन सबसे पहले किसने गाया, मांगी बाई ने गाया था, उदयपुर वाली है ये। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा, बास्केटबॉल है। और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला, 1948 में। कौन से जिले में बास्केटबॉल अकादमी बनाई गई है, जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा, अलगोजा है। अलगोजा फूंक से बजता है तो किस में आता है, सुसीर में। दिए गई फोटो में जो कलाकार हैं इनका नाम है रामनाथ चौधरी। इनका नाम है रामनाथ चौधरी। और रामनाथ चौधरी जी का संबंध है पदमपुरा जयपुर से। तो ये पदमपुरा जयपुर से हैं। नक्सीर अलगोजा बजाते हैं, यानी कि नाक से अलगोजा बजाने के लिए फेमस कलाकार हैं, वो कौन है, रामनाथ चौधरी। राजस्थान का राज्य खेल नृत्य कौन सा है, नेजा है। नेजा जो नृत्य की बात करेंगे तो इस नृत्य में क्या होता है कि गांव का जो मेन चौक होता है, इस चौक में होली के अवसर पर ये क्या करते हैं, प्रहलाद स्थापना करते हैं। प्रहलाद स्थापना में क्या करते हैं, एक पोल रोपते हैं, एक खंबा रोपते हैं। खंबा रोपते हैं और इस खंबे के ऊपर क्या करेंगे, ये नारियल बांधते हैं। इस खंबे पे ये नारियल बांध देते हैं। अब क्या करते हैं, जो इसमें कलाकार व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, वो पुरुष इसके ऊपर चढ़ करके इस नारियल को उतारने की कोशिशें करते हैं। महिलाएं उनको क्या करती है, खींचती है, ऊपर चढ़ने से रोकती है। तो यह एक प्रकार से कैसा नृत्य है, खेल नृत्य है। और इस खेल नृत्य का नाम क्या है, नेजा। लेकिन राजस्थान की दो जनजातियों का ये कंबाइंड नृत्य है। कौन कौन सी दो जनजातियां, भील और मीणाओं का नृत्य है। तो ये खेल नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान में नेजा एक देवता की ध्वजा भी है। कौन से लोक देवता, रामदेव जी की ध्वजा है, जो कितने रंगों की होती है, 5 रंगों की होती है। तो उसको भी क्या बोलते हैं, नेजा कहते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं आगे, राजस्थान की प्रतीक चिन्ह के बाद में राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में नाम आता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। राष्ट्रीय जो ध्वज है वह कौन सा है, तिरंगा है। सबसे पहले जो अभिकल्पना है वो किसने की थी, पिंकली वेंकैया ने की थी है। संविधान सभा के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान सभा के द्वारा इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। और ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। केसरिया जो रंग सबसे ऊपर होता है ये त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। मिडल की बात करेंगे, सफेद रंग होता है, ये शांति और सत्य का प्रतीक होता है।
जबकि हरा जो रंग होता है वो सबसे नीचे होता है, वो खुशहाली और सुख समृद्धि का, पवित्रता का प्रतीक होता है। नीले रंग की बात करेंगे, उसमें कुल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, जो भारत की प्रगतिशीलता को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। तो ये है राष्ट्रीय ध्वज हमारा। और आगे राष्ट्रीय जो चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वह कौन सा है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ ये कहां से लिया गया है? ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, सत्यमेव जयते। और इसमें चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं, सामने एक दोनों साइड में एक क्या है? पीछे है। नीचे क्या है? एक दौड़ता हुआ घोड़ा, वह बेल, वह हाथी है। दौड़ता हुआ घोड़ा है, बेल है और क्या है? हाथी है, इसके नीचे की ओर है। ये कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। नीचे सत्यमेव जयते मुंडक निषेध से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जो स्वीकृत कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को है। और इसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय गान। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वह कौन सा है? जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ जी टैगोर। अब सबसे बड़ी बात, यहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं, राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो कितने सेकंड की है? 52 सेकंड की है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय जो प्रतीक है, तो वह कौन सा है? वंदे मातरम है। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इसकी जो अवधि है वो है 65 सेकंड है। बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा, सबको पता है राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, इसकी अवधि कितनी? 65 सेकंड है, 65 सेकंड है। और यह राष्ट्रीय जो गीत है संस्कृत व बांग्ला भाषा में, बांग्ला में लिखा गया है। राष्ट्रीय गान व जो गीत है ये दोनों कब स्वीकृत हुए थे? ये दोनों 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत अपनाए गए थे। राष्ट्रीय जो पशु है ये कौन सा? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ है। पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जो बाघ है वो कहां पे? मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में जो बाघ ज्यादा है तो वह कौन से अभयारण्य नेशनल पार्क में है? तो रणथंभौर के अंदर सर्वाधिक बाघ हैं। और आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर है। पाओ क्रिस्टेट्स है, ये मोर राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे इसको स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। निलंबो नुसिफेरा इसका वनस्पति के नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वट वृक्ष बरगद है। राजस्थान का कौन सा है? तो वह खेजड़ी है। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल अकादमी कहां पे बनेगी? जैसलमेर में बनी है। राष्ट्रीय पंचांग देखिए, राष्ट्रीय पंचांग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने शक जाति को हरा दिया था, तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत चलाया था। और ये शक संवत है, इन्होंने कब चलाया था? 78 ईस्वी में। शक संवत जो चलाया था किसने? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। लेकिन इसको राष्ट्रीय पंचांग के तौर पे शक संवत को स्वीकृत कब किया गया था? 22 मार्च 1957 को है। 22 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। ये 22 मार्च को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। और अभियान चल रहा है कौन सा? नमामि गंगे का अभियान भी चल रहा है, प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। 15 अक्टूबर 2009 को इसको डिक्लेयर कर दिया गया। और राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। अनुच्छेद 343(1) के तहत इसको राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी? हमारी रुपया है, राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जैसे पिछली बार आपके रीट एग्जाम 2021 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये प्रश्न पूछा गया है, तो वह कौन है? संतोष यादव है। साथियों यहीं से प्रश्न आपके आने वाले हैं, पिछली बार यहीं से पूछे गए थे। देखो 20 साल, संतोष यादव का जन्म हरियाणा में हुआ था, रेवाड़ी में हुआ था। 20 साल की आयु में वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला है। हालांकि मालावत जी का मैंने प्रश्न बताया तो वो सबसे कम एज में बालिका के तौर पे है, लेकिन जो महिला की बात करेंगे तो संतोष यादव का नाम आएगा, जो 20 साल की उम्र में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे।
विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी ये, तो नाम इनका संतोष यादव है। और इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वो चलते हैं, कौन सा पूछा गया था, नेक्स्ट है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, निम्न में से सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ये सारे प्रश्न देखो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंपल सी बात करेंगे, चौथी क्लास 5वीं क्लास की जो किताबें हैं हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सूर्य में से सबसे पास के ग्रह का नाम लिखिएगा, लास्ट के जो प्रश्न है वहां से प्रश्न पिक हो जाते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा आकार का ग्रह कौन सा है, सूर्य से 8 ग्रहों के क्रमवार नाम लिखने हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। और उसी प्रकार से प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में, नाम क्या राकेश शर्मा का नाम आता है। और महिला के तौर पे नाम आ जाता है तो कल्पना चावला का नाम है। और वर्तमान के अंदर सुनीता विलियम्स का नाम भी चर्चा में है। तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये भी चर्चित नाम है जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। और इसी प्रकार आवाज के आधार पे जानवरों की बात करेंगे, जैसे शेर है तो शेर, सियार, भालू, लोमड़ी, तो इनका आवाज क्या, गुफा, मांद या क्या बोलते हैं, केव कहते हैं। जबकि यार्ड या जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से यार्ड कह सकते हैं या घास के मैदान कह सकते हैं, जो खुला वाइड एरिया के तौर पे है, वो किनका है, बकरी का भी है, काऊ का भी है, बफेलो का भी है, और किसका है, भेड़ का भी है। छत्ता किसका है, तो ये मधुमक्खी का भी है, और किसका है, ततैया का छत्ता है। ये इनका आवाज के आधार पे इनको क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट, इसी प्रकार रीट पात्रता 2022 में कक्षा 5 से क्या प्रश्न पूछा गया कि पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि खड़ी ढलान है, बर्फीली हवा है, अत्यधिक ठंडा मौसम है, वायुदाब कम है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वायुदाब क्या होता है, कम होता है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है। तो बड़ा फैक्टर क्या आ जाएगा, कम वायुदाब है। पर्वतारोही से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छे से आप देख लेना इनके बारे में भाई। और ये नमामि गंगे का अभियान हो गया, बावड़ियों का प्रश्न हो गया, ये सारे कंसेप्ट हो गए हैं, राष्ट्रीय चिन्ह का हो गया, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। अब इसके बाद हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से अगली क्लास में। और आप एक बार स्वयं का आकलन कीजिएगा। अपनी जो ऐप है इसी नाम से टेलीग्राम पे आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो प्ले स्टोर पे जीके विद राकेश जांगड़ ऐप ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, तो उसमें आपको रीट L1 2025 के टेस्ट में तकरीबन 35 टेस्ट मिलेंगे। वहां से आप टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने पात्रता पास कर ली तो लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी रहेगी है। और उसके बाद में मुख्य परीक्षा के लिए आपको आना है, लड़ना है और बेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बेस्ट होगी और विश यू ऑल द बेस्ट आगे की तैयारी के लिए। थैंक यू, गुड बाय।